हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल टू द यूट्यूब चैनल अंडरस्टैंडिंग बेसिक्स। इस वीडियो में हम क्या करेंगे? इस वीडियो में हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक का नाम है डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स। ठीक है, देखो अब तक जो ओवरऑल थीम है ना, जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं कि आखिरकार कौन से ऐसे रीजंस हैं जिसकी वजह से सेंटर एंड स्टेट के बीच में कन्फ्लिक्ट होती है। इस पर्टिकुलर टॉपिक से पहले हमने क्या डिस्कस किया? इस पर्टिकुलर टॉपिक से पहले हमने समझा कि जो प्रेसिडेंट रूल है, ठीक है, आर्टिकल 356 का जो यूज़ है, साथ ही साथ में जो गवर्नर का जो कंट्रोवर्शियल रोल है, उसकी वजह से कैसे जो हमारा फेडरलिज्म है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होता है एंड स्मूथ तरीके से नहीं चल पाता है। ठीक है, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अब जब हम एक नए नए चीज़ को पढ़ेंगे तो वो नई चीज़ क्या है कि न्यू स्टेट की डिमांड की वजह से भी हमारे यहाँ पर जो सेंटर एंड स्टेट के बीच की जो दूरियां हैं, कहीं ना कहीं जो कॉपरेशन है वो भी क्या होता है, अफेक्ट होता है। ठीक है, सो द अदर डायमेंशन ऑफ द टेंशन इन आवर फेडरल सिस्टम हैज़ बीन द डिमांड टू क्रिएट द न्यू स्टेट्स. The national movement not only created a pan-Indian national unity, it also generated distinct unity around a common language, region and culture. क्या बोल रहा है कि जब भारत आज़ाद हो रहा था, मतलब आज़ादी से पहले ही अगर हम बात करें, नेशनल मूवमेंट के दौरान जब सारे के सारे लोग एक साथ आए थे तो एक पूरी नेशनल लेवल पर, इंडिया के ओवरऑल लेवल पर पैन इंडियन नेशनल यूनिटी कहीं ना कहीं हमें दिखाई दे रही थी। ठीक है, तो पूरे लेवल पर हमें क्या दिखाई दे रही थी? पूरी नेशनल यूनिटी हमें दिखाई दे रही थी। तो साथ साथ में जब एक तरफ नेशनल यूनिटी थी तो वहीं साथ साथ में एक जो डिस्टिंक्ट यूनिटी होती है, जो ग्रुप यूनिटी होती है ना, ग्रुप सॉलिडारिटी होती है, जैसे लैंग्वेज के बेसिस पर, रीजन के बेसिस पर, कल्चर के बेसिस पर, तो ये सॉलिडारिटी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मजबूत हो रही थी। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि भारत के सभी लोग एक साथ आकर लड़ रहे थे अपनी आज़ादी के लिए। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा था, पूरी पैन इंडिया लेवल पर एक नेशनल यूनिटी दिखाई दे रही थी। लेकिन साथ साथ में, इसके साथ साथ में हर क्षेत्र के लेवल पर हर लैंग्वेज के लोग, हर रीजन के लोग, हर कल्चर के लोग, ये सब लोग एक साथ आए। तो यहाँ पर क्या हुआ, ग्रुप सॉलिडारिटी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ग्रुप सॉलिडारिटी बढ़ गई तो इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर हमारे यहाँ पर एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहा जाता है कि ये जो ग्रुप सॉलिडारिटी आई ना, इसकी वजह से एथनिक नेशनलिज्म भी कहीं ना कहीं यहाँ पर इंक्रीज होता है या एक तरीके से बढ़ता है। ठीक है, एथनिक बेसिस पर, जैसे लैंग्वेज हो गया एंड कल्चर हो गया, ठीक है, रीजन हो गया, इसके बेसिस पर भी जो यूनिटी है वो क्या होती है, हमारी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो जब ये सारी चीज़ें होने लगी कि नेशनल आइडेंटिटी भी स्ट्रांग हो रही है, साथ ही साथ जो हमारी रीजनल आइडेंटिटी है, जो एथनिक आइडेंटिटी है, वो भी मजबूत हो रही है, तो हमने क्या करा फिर, जब नेशनल मूवमेंट हम लोग लीड कर रहे थे उस टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं दिमाग में जो हमारे लीडर्स थे उनके दिमाग में ये चीज़ थी, उन्होंने ये चीज़ डिसाइड करी थी कि जब आज़ाद हो जाएंगे ना हम लोग, तो हमारे यहाँ पर जब स्टेट्स का क्रिएशन होगा तो वो कैसे होगा, वो कॉमन कल्चर एंड कॉमन लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेसिस पर होगा। कहने का मतलब ये है कि जहाँ पर जिस रीजन में एक कॉमन कल्चर के लोग रहते हैं हम उसको एक राज्य बना देंगे, जहाँ पर एक कॉमन लैंग्वेज बोलने वाले लोग लोग रहते हैं हम उसको एक राज्य बना देंगे। तो ये दिमाग में हम लोग कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर के चल रहे थे, क्योंकि हमें समझ में आ गया था कि एक नेशनल यूनिटी तो राइज हो गई, साथ ही साथ में जो हमारी एथनिक आइडेंटिटी है उसके बेसिस पर भी यूनिटी उजागर हो चुकी है, वो यूनिटी आ चुकी है, एथनिक आइडेंटिटी भी काफ़ी ज़्यादा प्रमोट हो चुकी है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेट्स को हम इन पर्टिकुलर बेसिस पर बना सकते हैं, कल्चर के बेसिस पर या लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी के बेसिस पर। अल्टीमेटली इसकी वजह से क्या हुआ, अल्टीमेटली इसकी वजह से लिंग्विस्टिक स्टेट्स की जो डिमांड थी वो क्या होने लगी, बहुत ज़्यादा उठने लगी। ठीक है, आज़ादी के बाद आप देखोगे धीरे धीरे क्या होने लगा, धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में आवाज़ उठने लगी कि हमारी भाषा अलग है। ठीक है, अगर हमारी भाषा अलग है तो हम सभी एक भाषा बोलने वाले लोग क्या चाहते हैं कि हमें क्या किया जाए, एक अलग राज्य दिया जाए हमारी भाषा के आधार पर। ठीक है, तो दिसंबर 1953 में द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन वॉज सेट अप एंड इट रिकमेंडेड द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट एटलीस्ट फॉर द मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स। क्या हुआ, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा उठने लगी। ठीक है, डिमांड बहुत ज़्यादा उठने लगी, मद्रास में तो बहुत ही ज़्यादा डिमांड उठने लगी, क्योंकि मद्रास में जो तेलुगु स्पीकिंग लोग थे उन्होंने ये बोला कि हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक अलग राज्य। ठीक है, हम मद्रास में नहीं रहना चाहते हैं, वी वांट डिफरेंट स्टेट। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद धीरे धीरे वहाँ पर वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ी, तो फिर गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को मानना पड़ा, क्योंकि लोग अगर आपस में लड़ेंगे बहुत सारे लोगों की जान जाएगी, तो फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस पर इसकी वजह से प्रेशर में आती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बना, तो जब आंध्र प्रदेश की डिमांड करी जा रही थी तो फिर एट द एंड आंध्र प्रदेश की डिमांड माननी पड़ी, और 1953 में जाकर के सबसे पहला राज्य जो हमारा लैंग्वेज के बेसिस पर बनता है वो क्या होता है, वो हमारा बनता है आंध्र प्रदेश, जिसको मद्रास से अलग हटा करके एक नया राज्य बनाया गया लैंग्वेज के बेसिस पर। ठीक है, तो तेलुगु स्पीकिंग लोगों को अपना राज्य मिल गया एंड वो क्या बना, आंध्र प्रदेश बना। ठीक है,
आगे बढ़े। तो ये चीज़ यहाँ पर जब आंध्र प्रदेश का क्रिएशन हुआ तो फिर इसने क्या किया, इसने एक तरीके से आग में घी डालने का काम किया। क्यों? क्योंकि पहले से डिमांड उठ रही थी कि लैंग्वेज के बेसिस पर राज्य बनाने चाहिए। तो फिर जब एक स्टेट का क्रिएशन हो गया लैंग्वेज के बेसिस पर, तो बाकी सभी लोगों को भी इंस्पिरेशन मिली कि अच्छा यार उनकी बात मान ली जा रही है तो हमारी भी डिमांड माननी चाहिए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, फिर बहुत सारे और स्टेट और ज़्यादा डिमांड करने लगे। तो गवर्नमेंट को फिर बात समझ में आई कि गवर्नमेंट को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन सेटअप करनी ही पड़ेगी। 1953 में क्या किया, सेटअप करी गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की। स्टेट को हम क्या करेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पर क्या करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है। अब मुझे बताना कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन में 3 मेंबर्स थे। एक का नाम मुझे याद है, फजल अली, बाकी 2 का नाम याद है लेकिन मैं नहीं बताऊंगी। अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बताना कि बाकी 2 मेंबर्स कौन थे। ठीक है, तो ये काम आपका है, कमेंट करके बताना। तो जब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनी, उसने क्या डिसाइड किया, उसने डिसाइड किया कि लिंग्विस्टिक स्टेट्स बनेंगे, लैंग्वेज के बेसिस पर स्टेट बनेंगे। लेकिन जो लैंग्वेज के बेसिस पर जो स्टेट बनेंगे ना, वो मेजर लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बेसिस पर ही बनेंगे। कहने का मतलब ये है कि देखो ऐसा समझो, भारत में तो आज भी सैकड़ों लैंग्वेजेस है। तो अगर भारत में सैकड़ों लैंग्वेजेस है, डज नॉट मीन कि हम सैकड़ों राज्य भी बना देंगे, है ना। पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना। ठीक है, हर शहर को एक राज्य घोषित करने के क्या ये पॉसिबल हो सकता है? नहीं कर सकते ना, ऐसा नहीं कर सकते। ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या किया हमने, फिर ये सोचा कि जो मेजर मेजर भाषाएं हैं ना, उस मेजर मेजर भाषाओं के आधार पर हम क्या कर देते हैं, अपने आप को रीऑर्गेनाइज कर देते हैं। ठीक है, तो हमने जो एक आवाज़ उठाई जा रही थी, वन स्टेट वन लैंग्वेज, ठीक है, वन स्टेट वन लैंग्वेज, इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल को हमने क्या करा, रिजेक्ट करा कि ये चीज़ भारत में पॉसिबल नहीं है कि एक राज्य में केवल एक भाषा बोलने वाले ही लोग रहे। ठीक है, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। आप किसी भी राज्य को उठा करके देख लो, वहाँ पर आपको अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को हमने रिजेक्ट कर दिया कि ऐसा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, जो मेजर मेजर भाषा है ना, जहाँ पर मेजर मेजर ग्रुप्स हैं जो मेजर मेजर भाषाएं बोल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, उसके बेसिस पर हम अपने राज्य का एक तरीके से रीऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, तो 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन क्या हुआ, रीऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हुआ। धीरे धीरे हम लोग क्या देखते हैं, सबसे पहले गुजरात एंड महाराष्ट्र का क्रिएशन होता है। कौन से ईयर में, 1960 में। ठीक है, तो गुजरात में गुजराती बोलने वाले और महाराष्ट्र में क्या है, मराठी बोलने वाले। लेकिन अगर आप जा करके देखोगे ना, तो जो गुजरात का, सपोज ये है गुजरात, ठीक है, और ये हो गया महाराष्ट्र। ठीक है, तो ये यहाँ पर ये जो बॉर्डर है ना गुजरात का और महाराष्ट्र का, इस पर्टिकुलर बॉर्डर पर आप देखोगे कि कुछ लोग गुजराती भी बोलते हैं, कुछ लोग मराठी भी बोलते हैं। ठीक है, तो कहने के लिए हमने डिमार्केट कर दिया, लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे गुजरात में, महाराष्ट्र में जाकर के देख लो, जो मोर देन वन लैंग्वेज बोलते हैं एंड दूसरी भाषा के लोग भी मिलेंगे। गुजरात में मराठी बोलने वाले भी मिलेंगे आपको, गुजरात में राजस्थानी बोलने वाले भी मिलेंगे आपको। ठीक है, समझ रहे हो। तो इसलिए हमने क्या डिसाइड किया, हमें पता था कि यार ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाएगी कि एक राज्य में केवल एक ही भाषा बोलने वाले लोग रहे, क्योंकि हमें पता है कि एक राज्य में बॉर्डर्स पर खास तौर पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने इस तरीके से चीज़ों को डिसाइड किया और मेजर लैंग्वेजेस के बेसिस पर हमने अपने आप को, जो स्टेट्स थे उनको बनाया। फिर पंजाब एंड हरियाणा ये सेपरेट होते हैं एक दूसरे से 1966 में कि ठीक है, पंजाबी जो स्पीकिंग रीजन है उसको अलग कर देंगे और जो हरियाणवी स्पीकिंग रीजन है उसको क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। सिमिलरली फिर लगभग 1970s के आसपास जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनको भी रीऑर्गेनाइज किया गया एंड मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सारे राज्य क्रिएट हुए। ठीक है, पहले आसाम था, आसाम से धीरे धीरे क्या हुआ, नागालैंड आया, नागालैंड के बाद धीरे धीरे बाकी सारे राज्य आए, क्योंकि कल्चर डिफरेंसेस थे। ठीक है, लैंग्वेज के डिफरेंसेस थे, तो इस बेसिस पर हमने क्या करा, इन सभी स्टेट्स का धीरे धीरे क्या किया, रीऑर्गेनाइजेशन करा। और ऐसा नहीं है कि 1970s तक रीऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल कंप्लीट हो गया, नहीं। 2000 में क्या होता है, 2000 में जो बड़े बड़े स्टेट्स थे, जो लार्जर स्टेट्स थे, उनके यहाँ पर भी रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर बेटर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को बेटर करने के लिए क्या किया गया, जो ऐसे स्टेट्स थे जो हमारे, जिसके पास बहुत बड़ा बड़ा एरिया था, ठीक है, जैसे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड बिहार, इन 3 राज्यों का हमने क्या किया, और ज़्यादा एक तरीके से इनसे कुछ और दूसरे राज्यों को निकाला। जैसे छत्तीसगढ़ का क्रिएशन हुआ, उत्तराखंड का क्रिएशन हुआ, झारखंड का क्रिएशन हुआ, क्योंकि ये सारे राज्य क्या थे, ये जो 3 बड़े राज्य थे वो बहुत बड़े राज्य थे, तो उनका एडमिनिस्ट्रेशन करना भी कंपैरेटिवली काफ़ी मुश्किल था। इसलिए हमने सोचा कि बेटर एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी को इंश्योर करने के लिए, और जो सेपरेट स्टेट की कहीं ना कहीं जो डिमांड उठ रही थी इन राज्यों में, उसको अचीव करने के लिए 3 अलग राज्य बनाए गए, और छत्तीसगढ़, उत्तराखंड एंड झारखंड रिस्पेक्टिवली, इन तीनों राज्य से क्या किए जाते हैं, अलग अलग राज्य बना दिए जाते हैं। जैसे यूपी से क्या बन गया, उत्तराखंड बन गया। ठीक है, यूपी से उत्तराखंड का क्षेत्र अलग कर दिया गया। सिमिलरली बिहार से क्या किया गया, झारखंड को अलग कर लिया गया, एंड मध्य प्रदेश से क्या किया गया, छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया गया।
ठीक है, समझ रहे हो? तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि 2000 में ही हमने कुछ चीज़ें करी, नहीं, उसके बाद भी तो याद है आपको, ठीक है? तेलंगाना क्या है? तेलंगाना अगर आप देखोगे तो तेलंगाना का क्रिएशन कैसे होता है? तेलंगाना का क्रिएशन होता है 2014 में। क्यों हुआ? आंध्र प्रदेश से अलग राज्य निकल करके आता है तेलंगाना, ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो रहा था? यहाँ पर जो पूरा, अगर मैं आंध्र प्रदेश का मैप बनाऊँ, कुछ ऐसे शायद दिखता है, चलो चलो ऐसे मान लो, ठीक है, जैसा भी है। तो सपोज ये जो पूरा का पूरा रीजन है ना, यहाँ पर ये था आंध्र प्रदेश और ये था तेलंगाना का रीजन। तो तेलंगाना के लोग क्या बोल रहे थे? बहुत लंबे टाइम से ये लोग मूवमेंट कर रहे थे कि तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाओ, क्योंकि आंध्र प्रदेश तो कंपैरेटिवली डेवलप हो रहा है, आंध्र प्रदेश डेवलप हो रहा है, लेकिन तेलंगाना वाला जो रीजन था ना, उसका डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं हो पा रहा था, ठीक है? तो पहला था डेवलपमेंट का जो डिस्पैरिटी है कि एक रीजन तो बढ़िया कर रहा है, लेकिन दूसरा रीजन पीछे हो रहा है। तो तेलंगाना के लोग इस चीज़ से भी कहीं ना कहीं दुखी थे, ठीक है? और साथ ही साथ कुछ लैंग्वेज के इश्यूज भी थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से तेलंगाना के लोगों ने डिमांड करी कि हमें एक अलग राज्य बना दो, ताकि हमारे जो पैसे हैं, जो हमारे फंड है, हमारे रिसोर्सेज को हम अच्छे तरीके से इस्तेमाल करें, तेलंगाना के ऊपर और ज़्यादा अटेंशन मिले, और ज़्यादा बेटर एडमिनिस्ट्रेशन हो तेलंगाना रीजन का, और तेलंगाना ग्रोथ करे, ठीक है? इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर पार्लियामेंट पास करती है बिल, एंड फाइनली क्या किया जाता है? आंध्र प्रदेश से एक नया राज्य निकल करके आता है, जो कि है तेलंगाना। समझ में आ गया? तो ये चीज़ 2014 में है। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ जब 2014 में चीज़ें हुई तो बस खत्म हो गया, नहीं, फिर उसके बाद जम्मू कश्मीर का रीऑर्गेनाइजेशन होता है। जम्मू कश्मीर अलग होता है एंड लद्दाख अलग है, यूनियन टेरिटरी के तौर पर इनको क्रिएट किया जाता है ना? और आज भी बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, बहुत सारे ऐसे रीजन्स हैं, बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्टिक ग्रुप्स हैं जो क्या कर रहे हैं, जो आज भी डिमांड कर रहे हैं एक सेपरेट स्टेट की। जैसे कि विदर्भ रीजन है महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में ये जो विदर्भ की डिमांड उठाई जा रही है, कि विदर्भ रीजन क्रिएट किया जाए महाराष्ट्र से, पूरे महाराष्ट्र से, और नागपुर उसका एक तरीके से सेंटर रखा जाए, ठीक है? राजधानी क्या बने? नागपुर बने। तो इस तरीके से डिमांड उठाई जा रही है। रीज़न क्या है? जब मैंने पढ़ा इस चीज़ को कि अच्छा क्यों डिमांड किया जा रहा है ऐसा, तो फिर वहाँ पर बताया गया, जो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी उसमें बताया गया कि महाराष्ट्र में जो डेवलपमेंट है ना कहीं जो डेवलपमेंट है वो बाकी सभी शहरों में, मुंबई, पुणे एंड अदर एरियाज़ में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन विदर्भ का जो क्षेत्र है उसमें डेवलपमेंट नहीं हो रहा, ठीक है? वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, नहीं वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, रेलवेज कनेक्टिविटी हो गया, एयरवेज कनेक्टिविटी हो गया। तो बाकी पूरे रीजन के मुकाबले महाराष्ट्र का ये वाला रीजन डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं पीछे रह चुका है। इसीलिए ये लोग क्या कर रहे हैं? इसीलिए पूरे क्षेत्र के लोग एक साथ आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो, हमें क्या चाहिए? हमें एक सेपरेट स्टेट दे दो, ताकि हमारे यहाँ पर अपनी खुद की गवर्नमेंट हो, अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हम अपने पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे और अपने यहाँ पर और ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलपमेंट करेंगे। समझ रहे हो? इस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो ओवरऑल आइडिया हमने क्या लिया यहाँ पर? ओवरऑल आइडिया हम लोगों ने ये लिया कि जो सेपरेट स्टेट की जो डिमांड है, पहले जो हम लोगों ने डिमांड उठी थी वो क्या थी? वो लैंग्वेज के बेसिस पर थी। तो हमने लैंग्वेज को तो सॉर्ट आउट कर दिया, ठीक है? लैंग्वेज को तो हमने सॉर्ट आउट कर दिया स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बिठा करके। फिर उसके बाद जो दूसरे इंपॉर्टेंट जो हमने करा वो क्या था? बड़े बड़े जो राज्य थे, जैसे यूपी हो गया, बिहार हो गया, जो अभी हमने डिस्कस करा, उनमें प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा था, ठीक है? बड़े राज्य में थोड़ी दिक्कत आती है। देखो, छोटा राज्य होगा ना, छोटा राज्य में क्या होगा? छोटा राज्य में जनसंख्या भी एक तरीके से कम होगी, एरिया भी कम है, तो क्या होगा? बेटर एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ पर हो सकता है, कानून अच्छे तरीके से लाए भी जा सकते हैं एंड इम्प्लीमेंट भी किए जा सकते हैं, और ज़्यादा फोकस रहेगा एक पर्टिकुलर क्षेत्र में। लेकिन जब एरिया इतना ज़्यादा बड़ा है तो सभी क्षेत्र का, सारे रीजन का, जो पूरे स्टेट में आते हैं ना, उन सबका इक्विटेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाता, ठीक है? कुछ कुछ एरियाज बहुत ज़्यादा विकसित हो जाते हैं और बाकी एरियाज में पॉवर्टी और ये सारी प्रॉब्लम्स बनी रहती है, ठीक है? इसलिए कोशिश क्या करी जाती है, जो छोटा राज्य होता है वो कंपैरेटिवली एडमिनिस्ट्रेशन के मामले में ज़्यादा अच्छा कर लेता है। तो जो हमारे बड़े बड़े राज्य थे, वो 3 राज्यों को भी हमने क्या करा? एडमिनिस्ट्रेशन में बेटर करवाने के लिए हमने क्या करा? उनका रीऑर्गेनाइजेशन करा। और जो आज भी जो तीसरा बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं क्या किया जा रहा है, सेपरेट स्टेट की डिमांड उठ रही है, तो वो क्या है? डेवलपमेंट, ठीक है? तेलंगाना का भी कहीं ना कहीं मेजर इशूज था कि उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा था, ठीक है? बाकी क्षेत्र आंध्र प्रदेश का बढ़िया तरीके से प्रोस्पेरस कर रहा है, प्रोस्पेरिटी आ रही है वहाँ पर, लेकिन तेलंगाना वाले में डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है? सिमिलरली जो विदर्भ वाला रीजन है, विदर्भ के जो लोग हैं महाराष्ट्र में, वो लोग भी इसी तरीके से डिमांड कर रहे हैं कि हम अगर अलग हो जाते हैं, हमें अगर अलग राज्य बना दिया जाता है तो हम अपना डेवलपमेंट अच्छे तरीके से कर पाएंगे, ठीक है? समझ रहे हो? तो ये सारे इश्यूज हमने क्या पढ़े? ये सारे इश्यूज हमने ये देखे कि लगातार क्या हो रहा है, लगातार एक पर्टिकुलर राज्य के अंदर से ही ये आवाज़ उठ रही है कि क्योंकि हमारे यहाँ पर सही एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, तो हमें क्या कर दो? एक अलग राज्य बना दो।
ठीक है। सो ये डिमांड फॉर न्यू स्टेट्स है, जिसकी वजह से भी हमारे यहाँ पर जो फेडरलिज्म है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, वो एक तरीके से उसमें इशूज़ आते रहते हैं। ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट्स। ठीक है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तक देखो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, अब तक जो भी हमने सारी चीज़ें डिस्कस करी, चाहे आर्टिकल 356 का यूज़ हो, प्रेसिडेंट रूल हो, है ना, साथ ही साथ में हमने ये देखा कि सेंटर फाइनेंस के मामले में ज़्यादा पावरफुल है ना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। और बाकी सारे एरियाज़ देखे जहाँ पर सेंटर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, सेंटर स्टेट के बीच में टसल हो रहा है, लड़ाई हो रही है। ठीक है। लेकिन दूसरा जो कन्फ्लिक्ट है ना, जो दूसरा कन्फ्लिक्ट है वो इंटर स्टेट कन्फ्लिक्ट है, यानी कि दो राज्यों के बीच में भी क्या है, दो राज्यों के बीच में भी या मोर देन टू स्टेट्स के बीच में भी क्या हो रहा है, झगड़ा होता है। ठीक है। वहाँ पर भी इशूज़ होते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल सेंटर एंड स्टेट्स के बीच में इशूज़ है। ठीक है। सिंपल सी बात है, जहाँ पर दो बर्तन होंगे लड़ेंगे ही लड़ेंगे, है ना। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है, सेंटर स्टेट के बीच की कन्फ्लिक्ट है, वो तो है ही, साथ ही साथ में बहुत सारे ऐसे डिस्प्यूट्स भी हैं, बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस भी हैं जहाँ पर दो स्टेट्स एंड मोर देन टू स्टेट्स के बीच में भी क्या रहा है, डिस्प्यूट रहा है। ठीक है। समझ रहे हो? तो अब हम उसी चीज़ को समझेंगे कि राज्यों के बीच में डिस्प्यूट किसकी वजह से हो रही है, क्योंकि राज्य तो बराबर है ना, राज्य तो बराबर है। ऐसा तो नहीं है कि एक राज्य दूसरे राज्य में डिसाइड कर रहा है कि यहाँ पर गवर्नर कौन होगा, नहीं, ऐसा तो नहीं है, वो तो केवल सेंटर कर सकता है। तो अगर यहाँ पर ऐसी चीज़ें नहीं है, यहाँ पर सेंटर का डोमिनेशन नहीं है और हर स्टेट को लगभग क्या है, इक्वल पावर दी गई है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, तो फिर यहाँ पर गड़बड़ क्यों हो रही है, यहाँ पर कन्फ्लिक्ट क्यों हो रही है, थोड़ा सा उस चीज़ को भी समझते हैं। ठीक है। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पर समझेंगे। पहली बात यहाँ पर ये बोली गई है कि भले ही हम ये कह दें कि कभी भी कोई डिस्प्यूट आता है फेडरलिज्म से जुड़ा हुआ, तो हमें पता है सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर है जिसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा जाता है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में कोई भी डिस्प्यूट होती है सेंटर स्टेट या स्टेट्स के बीच में, तो कहाँ जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, चीज़ें रिजॉल्व हो जाती है। ठीक है। लेकिन हर इशू जो भी दो स्टेट्स के बीच में जो इशू होता है ना, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा एक लीगल इशू ही हो, ज़रूरी नहीं हमेशा वो लीगल इशू ही हो। ठीक है। कोई कोई इश्यूज़ ऐसे भी होते हैं जो लीगल मैटर्स नहीं होते हैं, कुछ और मैटर्स होते हैं, और जो भी मैटर ये होते हैं उनको ही हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर टॉपिक में डील करेंगे। जो भी इश्यूज़ होते हैं ना स्टेट्स के बीच में, दो स्टेट्स या दो से ज़्यादा स्टेट्स के बीच में, उन सब का जो इम्पैक्ट होता है वो ये होता है दैट दे हैव पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस एंड देयरफॉर दे कैन बेस्ट बी रिजॉल्व ओनली थ्रू नेगोशिएशंस एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। किसी भी दो राज्य सरकार के बीच में अगर लड़ाई होगी ना, कोई कन्फ्लिक्ट होगी, तो उसके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होते हैं, उसके राजनीतिक प्रभाव होते हैं। राजनीतिक प्रभाव ये होता है कि हर स्टेट्स के बीच में क्या है, एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है, अगर दोनों बाउंड्री में लड़ेंगे, बाउंड्री की वजह से लड़ेंगे, या अगर कहीं पर भी कन्फ्लिक्ट होगा, तो कॉपरेशन अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, सीधी बात है, अफेक्ट होगा, है ना। तो इसकी राजनीतिक इम्प्लीकेशन होते हैं, पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन होते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी समझो कि जब भी किसी दो स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट होती है ना, तो भले ही वो गवर्नमेंट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो, लेकिन वो धीरे धीरे कन्फ्लिक्ट क्या होती है, उस कन्फ्लिक्ट की वजह से दोनों राज्यों के लोगों के बीच में भी एक तरीके से फर्क आ जाता है। ठीक है। मतभेद एक तरीके से डिफरेंसेस बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाते हैं लोगों के बीच में। एंड जो यूनिटी और कॉपरेशन होना चाहिए अलग अलग राज्यों के लोगों के बीच में भी ना, तो वो भी अफेक्ट हो जाता है फिर। इसीलिए बोला जाता है कि ये जो इश्यूज़ है ना, इंटरस्टेट कन्फ्लिक्ट काफ़ी सीरियस इश्यूज़ होते हैं, बिकॉज इनके पॉलिटिकल इम्प्लीकेशंस होते हैं। अगर दो राज्यों के लोगों के मन में अगर फ़र्क आ जाएगा ना एक दूसरे को लेकर के, तो ये कहीं ना कहीं हमारी पूरी देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को अफेक्ट करेगा। ठीक है। अगर एक दूसरे के प्रति द्वेष भावना आ जाएगी तो क्या होगा, सीधी सी बात है, लड़ेंगे। और अगर देश के अलग अलग राज्यों के लोग लड़ रहे हैं तो क्या होगा, हमारी पूरी देश की यूनिटी पर अफेक्ट होगा ना, है ना, इम्पैक्ट होगा कि नहीं होगा। तो यही चीज़ यहाँ पर बोली गई है। ठीक है। तो अगर ये इश्यूज़ ऐसे हैं जो पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन वाले इशू है, तो हमें इसको नेगोशिएशन यानी कि बातचीत और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग यानी कि आपसी समझ के द्वारा एक दूसरे की बात को समझते हुए ही हम इस चीज़ को क्या कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सबसे पहला जो इशू है इस पर्टिकुलर टॉपिक में, हम दो इश्यूज़ को डिस्कस करेंगे जो कन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं बिटवीन द डिफरेंट स्टेट। सबसे पहला जो हमारा इशू है, सबसे पहला जो डिस्प्यूट है वो है बॉर्डर डिस्प्यूट। ठीक है। दो राज्यों के बीच में क्या हो रहा है, दो राज्य जो बॉर्डर शेयर करते हैं उनमें डिस्प्यूट हो रही है। अच्छा, तो यहाँ पर क्या बोला गया कि स्टेट्स हैव सर्टेन क्लेम्स ओवर द टेरिटरीज बिलोंगिंग टू द नेबरिंग स्टेट्स। कुछ कुछ राज्य क्या करते हैं, ऐसे बाउंड्रीज के ऊपर क्लेम करते हैं, ऐसे एरियाज के ऊपर क्लेम करते हैं जो दूसरे राज्य की बाउंड्री में आते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि दो लैंग्वेज इज द बेसिस ऑफ डिफाइनिंग द बाउंड्रीज ऑफ द स्टेट, ऑफन द बॉर्डर एरियाज वुड हैव द पॉपुलेशन स्पीकिंग मोर देन वन लैंग्वेज, so it is not easy to resolve the dispute merely on the basis of linguistic majority. सॉरी। तो यहाँ पर क्या बोला गया, यहाँ पर एक सिंपल सी बात ये बोली गई है कि हमें पता है कि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज के बेसिस पर हमने अपने स्टेट की बाउंड्रीज को डिफाइन कर दिया, अभी हमने ये चीज़ समझ ली। लेकिन
जो किसी भी राज्य का जो बॉर्डर एरिया होता है उसमें क्या होता है, उसमें ऐसी पॉपुलेशन होती है जो एक लैंग्वेज से ज़्यादा लैंग्वेज बोलती है। इसीलिए ये बोला जा रहा है कि जो डिस्प्यूट है ना, जो डिस्प्यूट है वो केवल लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी के बना देने से, लिंग्विस्टिक मेजॉरिटी के बेसिस पर राज्य बना देने से चीज़ें रिजॉल्व नहीं होंगी। कहने का इसका सिंप्लीफाइड मतलब ये है हमारा एक तरीके से, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, ये हो गया हमारा पेनिनसुला, ठीक है, इंडिया का पेनिनसुला। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर है सपोज केरला, ठीक है, यहाँ पर क्या है, तमिलनाडु है, एंड ये एक छोटा सा पार्ट हो जाएगा, छोटा सा नहीं काफ़ी बड़ा है ये कर्नाटका का हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या देखोगे ना, जो यहाँ पर बात बोली जा रही है वो ये बोली जा रही है कि हमने जब लैंग्वेज के बेसिस पर अपने स्टेट को रीऑर्गेनाइज करा तो हमने क्या करा कि अच्छा ठीक है, कन्नड़ बोलने वाले लोगों को क्या कर देंगे, एक राज्य दे देंगे कर्नाटका, ठीक है, मलयालम बोलने वाले लोगों को क्या कर देंगे, केरला दे देंगे, ठीक है, तमिल बोलने वाले लोगों को हम लोग क्या करेंगे, तमिलनाडु दे देंगे। लेकिन इसकी वजह से एक चीज़ है जो अभी भी अफेक्ट करती है, क्या अफेक्ट करती है, अगर केरला के बॉर्डर एरियाज़ पे आप जाओगे ना तो आपको कन्नड़ बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, मलयाली बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, मलयालम बोलने वाले लोग भी मिलेंगे, एंड तमिल बोलने वाले लोग भी मिलेंगे। सिमिलरली आप तमिल के एरिया में जाओगे, तमिल का ऐसा एरिया जो बॉर्डर शेयर कर रहा है आंध्र प्रदेश के साथ, कर्नाटका के साथ, केरला के साथ, तो वो क्या कर रहे हैं, वहाँ के लोग ऐसे मिलेंगे आपको बहुत सारे जो अलग अलग दूसरे राज्यों की, जो पड़ोसी राज्य हैं, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, उनकी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, किसी भी एक स्टेट में केवल एक भाषा बोलने वाले लोग नहीं रहते हैं, बॉर्डर में खास तौर पर अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, ठीक है। इसी चीज़ की वजह से क्या हो रहा है ना, इसी चीज़ की वजह से हमारे यहाँ पर बॉर्डर डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं। जैसे सबसे पहला एग्जाम्पल है महाराष्ट्र कर्नाटका का। महाराष्ट्र कर्नाटका किस चीज़ पर लड़ रहे हैं, एक कर्नाटका में एक रीजन है, कर्नाटका और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे एक रीजन है जिसको कहा जाता है बेलगाम। क्या कहा जाता है, बेलगाम, ठीक है। तो बेलगाम का जो रीजन है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कन्नड़ बोलने वाले लोग भी है और मराठी बोलने वाले लोग भी है, ठीक है। तो दोनों में क्या हो रहा है तो एट प्रेजेंट जो बेलगाम है, बेलगाम रीजन है कर्नाटका का पार्ट, ठीक है, लेकिन वहाँ पर मराठी बोलने वाले लोग भी है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, तो यहाँ पर इसकी वजह से क्या हो रहा है, दोनों के बीच में टसल हो रहा है। महाराष्ट्र क्लेम करता है कि ये वाला जो बेलगाम रीजन है ये महाराष्ट्र में होना चाहिए, ये कन्नड़ में, ये कर्नाटका में नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इस चीज़ के लिए महाराष्ट्र की असेंबली में काफ़ी बार बिल भी पास हो चुका है कि महाराष्ट्र, क्योंकि इस पर्टिकुलर बलगाम क्षेत्र में जो ऐसे क्षेत्र हैं, जो ऐसे एरियाज़ हैं ना जहाँ पर मराठी बोली जाती है, तो वहाँ पर महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली में ये बिल पास हुआ कि मराठी बोलने वाले जितने भी वहाँ पर गाँव हैं उन सब को महाराष्ट्र में इंक्लूड किया जाए। समझ रहे हो, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पर इस तरीके से, इसकी वजह से जो बॉर्डरिंग एरियाज़ है, क्योंकि वहाँ पर दोनों भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ठीक है। और इसकी वजह से महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच की जो रिलेशनशिप है वो क्या हो रही है, अफेक्ट हो रही है, ठीक है। दोनों के सेंटिमेंट्स ऊपर आ जाते हैं कि यहाँ पर अगर हमारी भाषा बोलने वाले लोग हैं तो ये हमारे क्षेत्र में होने चाहिए, ये दूसरे राज्य में क्या कर रहे हैं, है ना। तो उनका कंसर्न ये रहता है, लेकिन दूसरा राज्य कहता है कि ये एरिया हमारा है, ठीक है। तो दूसरा राज्य अपनी बात पर अड़ा रहता है, तो इस तरीके से कन्फ्लिक्ट होती है, ठीक है। सिमिलरली दूसरा एग्जाम्पल है हमारे यहाँ पर मणिपुर एंड नागालैंड। तो मणिपुर एंड नागालैंड में भी सेम टू सेम कुछ एरियाज़ में कन्फ्लिक्ट है, आसाम एंड मेघालय, ठीक है, उनमें भी कन्फ्लिक्ट है, समझ रहे हो। तो बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर स्टेट्स हैं एट प्रेजेंट जिसमें क्या हो रही है, कन्फ्लिक्ट हो रही है ओवर द एरियाज़, ठीक है, बॉर्डरिंग एरियाज़ पे खास तौर पर। इसके अलावा हरियाणा और पंजाब में भी कन्फ्लिक्ट है, किसके ऊपर है, हरियाणा और पंजाब में जो कन्फ्लिक्ट है वो क्या है, वो बॉर्डर एरियाज़ पर नहीं है, वो बॉर्डर एरियाज़ पर नहीं है, रादर चंडीगढ़ के ऊपर है, जो कैपिटल सिटी है किसकी, दोनों की, हरियाणा की भी और पंजाब की भी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि द सिटी टुडे हाउसेज द कैपिटल ऑफ बोथ दीज स्टेट्स। तो हरियाणा और पंजाब किस चीज़ पर लड़ रहे हैं, दोनों कंट्रोल करना चाहते हैं कि चंडीगढ़ पर हरियाणा का कंट्रोल हो, और पंजाब चाहता है कि चंडीगढ़ पर किसका कंट्रोल हो, पंजाब का कंट्रोल हो, ठीक है। तो हुआ क्या था, 1985 में राजीव गांधी एक तरीके से पंजाब के लीडर्स के साथ एक अंडरस्टैंडिंग में आए, एक एग्रीमेंट करने की कोशिश करी, और इस एग्रीमेंट के मुताबिक चंडीगढ़ जो है वो पंजाब को दिया जाना चाहिए था, ठीक है, एग्रीमेंट हुआ, ठीक है। तो एग्रीमेंट ये हुआ कि किसको मिलना चाहिए था, पंजाब को मिलना चाहिए था, बट ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, ये एग्रीमेंट इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया, अब तक भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट नहीं हुई, ठीक है। एट प्रेजेंट क्या है, चंडीगढ़ एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। लेकिन क्या किया जा रहा है, पंजाब ये क्लेम करता है कि उस टाइम पीरियड में राजीव गांधी ने कहीं ना कहीं बोल दिया था कि पंजाब को चंडीगढ़ को पंजाब को हैंड ओवर कर देना चाहिए, पूरा पंजाब का ही कंट्रोल होना चाहिए,
ठीक है। तो ये चीज़ की वजह से आज भी क्या हो रहा है, टसल हो रहा है। ठीक है, हरियाणा अपना कंट्रोल करना चाहता है चंडीगढ़ पर और पंजाब अपना कंट्रोल करना चाहता है, समझ रहे हो। तो ये डिस्प्यूट हो गई है। ठीक है, तो ये क्या करा हम लोगों ने यहाँ पर जब हम एरियाज़ की बात करते हैं, लैंड की बात करते हैं, तो बॉर्डरिंग एरियाज़ में जो डिस्प्यूट है एंड साथ ही साथ में एक कॉमन कैपिटल के ऊपर जो डिस्प्यूट है ना, कंट्रोल करने की कि कौन कंट्रोल करेगा, कौन ज़मीन पर कंट्रोल करेगा, बाकी सारे एरियाज़ पर कंट्रोल करेगा, तो चंडीगढ़ को लेकर के यही सारी डिस्प्यूट होती रहती है। ठीक है, तो ये हमने एक पर्टिकुलर डिस्प्यूट पढ़ा। दूसरा डिस्प्यूट है शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर। ठीक है, शेयरिंग ऑफ रिवर वाटर एक काफ़ी ज़्यादा सीरियस इशू है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पानी, अगर हम वाटर की बात करें ना, तो एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स होता है किसी भी स्टेट के लिए। हर स्टेट में क्या है, हर स्टेट में ड्रिंकिंग वाटर की भी डिमांड है, एग्रीकल्चर की तरफ से भी डिमांड आती है पानी की, एंड इंडस्ट्रीज़ की भी डिमांड है। हर स्टेट अपना डेवलपमेंट चाहता है, डेवलपमेंट के लिए पानी की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोई भी स्टेट क्या कर रहा है, जो भी स्टेट्स जब किसी रिवर के वाटर को शेयर करते हैं ना, तो क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। ठीक है, इसमें से सबसे कॉमन डिस्प्यूट क्या है, वो है कावेरी रिवर वाटर डिस्प्यूट। ये आपने सुना भी होगा। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर ये मेजर डिस्प्यूट है तमिलनाडु और कर्नाटका के बीच में, क्योंकि यहाँ पर कावेरी वाटर का प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन की डिमांड करते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि जो फार्मर्स हैं दोनों राज्य में, तमिलनाडु में भी कर्नाटका में भी, जो भी फार्मर्स हैं वो कावेरी वाटर पर डिपेंड करते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, कावेरी वाटर पर डिपेंड करते हैं, तो क्या हो रहा है, डिस्प्यूट हो रहा है। कर्नाटका क्या बोलता है, क्योंकि देखो ये वाला क्षेत्र है, दोबारा से मुझे पेनिनसुला बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वाला रीजन कर्नाटका का है और ये वाला क्या हो गया, तमिलनाडु। तो कावेरी नदी यहाँ से कर्नाटका से बिगिन करती है और इस तरीके से बहती है। ठीक है, ये है कावेरी रिवर। तो क्या हो रहा है, तो क्योंकि कर्नाटका में नदी का ओरिजिन है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, कर्नाटका को भी पानी चाहिए, तमिलनाडु के लोगों को भी पानी चाहिए। तो कर्नाटका क्या कहता है कि, कर्नाटका ये कहता है कि जब भी अभी एट प्रेजेंट बारिश की कमी हो जाती है ना, तो फिर पानी कम है ऑलरेडी रिवर में। ठीक है, पानी ऑलरेडी रिवर में कम है, तो फिर कहीं ना कहीं इस पानी की कमी की वजह से क्या हो रहा है, पानी की कमी की वजह से तमिलनाडु कहता है कि कर्नाटका में पानी नहीं दे रहा। कर्नाटका कहता है कि भाई मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास खुद पानी नहीं है, मेरे किसान खुद यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें और ज़्यादा पानी चाहिए। समझ रहे हो। तो जब बारिश की कमी होती है, जब खुद नदी में ही पानी कम है, तो फिर किस तरीके से इस चीज़ को रिजॉल्व किया जाए। और पानी दोनों राज्यों को चाहिए, कर्नाटका के फार्मर्स को भी चाहिए, तमिलनाडु के फार्मर्स को भी चाहिए। ठीक है, तो ये डिस्प्यूट अराइज हुई। ठीक है, लगभग एग्जैक्ट ईयर तो मुझे याद नहीं है, पर ये डिस्प्यूट अराइज हुई। तो क्या हुआ, फिर धीरे धीरे ये डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने की कोशिश करी गई बाय सेटिंग अ रिवर वाटर ट्राइब्यूनल। ठीक है, ट्राइब्यूनल क्या होता है, ट्राइब्यूनल एक प्रकार का स्पेशल कोर्ट होता है। ठीक है, जैसे रिवर वाटर ट्राइब्यूनल क्या करेगा, एक ऐसा स्पेशल कोर्ट जो रिवर वाटर डिस्प्यूट हो रहे हैं ना राज्यों के बीच में, उसको रिजॉल्व करेगा। एक और ट्राइब्यूनल है एनजीटी। ठीक है, ये आपने नाम सुना होगा। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल क्या करता है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल जो इन्वायरमेंट से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं उस पर जजमेंट देता है। तो ये कुछ स्पेशल प्रकार के कोर्ट होते हैं जो स्पेशल मुद्दों पर ही अपना जजमेंट देते हैं, उस चीज़ को ट्राइब्यूनल कहा जाता है। तो रिवर वाटर ट्राइब्यूनल को सेटअप किया गया। ठीक है, तो रिवर वाटर ट्राइब्यूनल ने क्या किया, रिवर वाटर ट्राइब्यूनल ने एक जजमेंट पास करा एंड उस जजमेंट के अकॉर्डिंगली डिसाइड किया गया कि कितना कावेरी नदी का पानी कर्नाटका इस्तेमाल करेगा और कितना पानी तमिलनाडु को, कर्नाटका को देना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, क्योंकि ये चीज़ें कहने के लिए तो बता दिया जाता है कि ऐसा करो, लेकिन रियलिटी में तो चीज़ें वैसी होती नहीं है ना। तो रियलिटी में क्या हुआ, रियलिटी में डिस्प्यूट चला, ये बताने के बावजूद भी कि पानी को कितना कितना किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर भी क्या हुआ, डिस्प्यूट चला। एंड डिस्प्यूट कहाँ पहुँचा, डिस्प्यूट पहुँचा सुप्रीम कोर्ट के पास। आज भी एट प्रेजेंट क्या होता है, भले ही सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन क्यों ना किया हो, सुप्रीम कोर्ट ने चीज़ों को सुना हो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हो कि जो डिसीजन दिया गया है ट्राइब्यूनल के द्वारा उसको फॉलो करो, लेकिन उसके बावजूद भी क्या हो रहा है, आज भी कर्नाटका एंड तमिलनाडु के बीच में हमेशा टसल बना रहता है। खास तौर पर जब गर्मी होती है ना, तो गर्मी में क्या है, बहुत ज़्यादा पानी चाहिए। ठीक है, कल्टीवेशन के लिए क्या करना पड़ता है, पानी चाहिए। तो फिर यहाँ पर दोनों के बीच में क्या हो जाता है, जैसा मैंने बताया कि टसल हो जाता है। जब खुद मानसून की वजह से, मानसून की कमी की वजह से नदी में ही खुद कम पानी है, तो फिर किस तरीके से आखिरकार जो रिवर वाटर में पानी की कमी है उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसकी वजह से आज भी क्या होता है, स्ट्राइफ होती है दोनों के बीच में, कहीं ना कहीं एक तरीके से गवर्नमेंट भी लड़ती है कि हमें पानी कम मिल रहा है। ठीक है, समझ रहे हो। तो यही बात बोली जाती है कि तमिलनाडु कह रहा है कि हमें पानी नहीं मिल रहा, कर्नाटका खुद कहता है कि कहाँ से दे पानी, जब हमारे यहाँ पर ही पानी की कमी है और रिवर में भी क्या है, खुद पानी की कमी है, तो कैसे दे।
तो ये सारे इश्यूज़ हैं जो जनरली हम लोग देखते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी नदियाँ हैं, जैसे नर्मदा रिवर है, तो नर्मदा रिवर में जो नर्मदा का पानी शेयर करते हैं, जैसे गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये सब लोग भी लड़ते हैं, ये सारे राज्य भी लड़ते हैं, ठीक है, पानी को लेकर के। तो रिवर्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेजर रिसोर्स है, ठीक है। देखो, इकोनॉमी को ग्रो करना है तो इंडस्ट्रीज तो चलानी पड़ेगी ना, फार्मिंग तो करनी पड़ेगी ना, और ये सारी चीज़ों के लिए क्या चाहिए, और इवन ड्रिंकिंग वाटर की भी डिमांड हाई होती रहती है ना, सारी चीज़ों के लिए पानी ही चाहिए। तो इसीलिए पानी के लिए क्या होता है, बहुत ज़्यादा लड़ाई होती है। बट ओवर द टाइम हमें क्या करना होगा, समझना होगा कि डिस्प्यूट ओवर द रिवर वाटर दे टेस्ट द पेशेंस एंड द कोऑपरेटिव स्पिरिट ऑफ द स्टेट। पानी के ऊपर ये जो लड़ाई हो रही है स्टेट्स के बीच में, रिवर वाटर के जो ऊपर जो लड़ाई हो रही है, इसके लिए थोड़ा सा पेशेंस चाहिए और बहुत ज़्यादा कोऑपरेशन भी चाहिए। हर स्टेट्स को एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना पड़ेगा, तभी जा कर के क्या होगा, तभी जा कर के हमारा जो स्टेट्स और तभी जा कर के वाटर रिसोर्स भी अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, एंड हमारा फेडरल स्ट्रक्चर भी कहीं ना कहीं सही तरीके से तभी काम करेगा, ठीक है। तो एट द एंड हमने क्या पढ़ा, हमने जो पूरा ब्रॉड हेडिंग थी ना, जो हमारी पूरी ब्रॉड हेडिंग थी कन्फ्लिक्ट इन द इंडियन फेडरलिज्म, उसमें हमने दो प्रकार के कन्फ्लिक्ट्स को पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा सेंटर स्टेट के बीच की टसल, जिसमें हमने देखा कि फाइनेंस के मामले में हो, चाहे गवर्नर के थ्रू हो, चाहे प्रेसिडेंट रूल लगाने की बात हो, वहाँ पर क्या हो रहा है, वहाँ पर इन सब चीज़ों की वजह से सेंटर और स्टेट के बीच में हमेशा क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट हो रहा है। दूसरा एरिया हमने पढ़ा स्टेट और स्टेट के बीच की जो रिलेशनशिप है, उसमें भी क्या हो रहा है, उसमें भी लड़ाई हो रही है, चाहे बॉर्डर एरियाज पर हो, चाहे पानी को लेकर के हो, रिवर वाटर शेयरिंग के ऊपर हो, ठीक है। ये सारे इश्यूज हो रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें ज़रूरत क्या है, हमें ज़रूरत ये है कि हमारा फेडरल स्ट्रक्चर अच्छे से चले, हमारा फेडरलिज्म अच्छे तरीके से चले। तो इसके लिए क्या ज़रूरी होगा, इसके लिए एट द एंड ज़रूरी है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या हुआ, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब ये है कि सेंटर एंड स्टेट और दो अलग अलग राज्य या भारत के सारे राज्यों के बीच में क्या होना चाहिए, कोऑपरेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। तभी जा करके क्या होगा, तभी जा करके हमारे यहाँ पर जो हमारे इश्यूज हैं वो क्या होंगे, सॉल्व हो सकते हैं। देखो, बताया ना मैंने कि अगर दो बर्तन भी होंगे ना, तो दो बर्तन आपस में क्या करेंगे, एक तरीके से उनमें आवाज़ आएगी ही आएगी, ठीक है, टकराएंगे ज़रूर। तो जब हमारे यहाँ पर जब ये सेम टू सेम चीज़ अगर हम यहाँ पर बात करेंगे ना, सेंटर और स्टेट के बीच में लड़ाई होगी, कोई कह ही नहीं सकता कि लड़ाई हो ही नहीं सकती, ठीक है, कन्फ्लिक्ट तो होगी ही होगी, ठीक है। लेकिन ज़रूरत क्या है, ज़रूरत है इस चीज़ को समझने की कि हमें कॉपरेशन भी तो दिखाना पड़ेगा ना। लड़ रहे हैं अगर हम लोग, तो दूसरी तरफ कॉपरेशन भी तो करना पड़ेगा, क्योंकि तभी तो ये देश सक्सेसफुली चलेगा, स्मूथ तरीके से चलेगा, है ना। तो यहाँ पर इसलिए बोला जा रहा है कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म एक ऐसा तरीका है जब हम दोनों सेंटर एंड स्टेट एंड स्टेट इन सभी के बीच में क्या करा सकते हैं, कोऑपरेशन करा सकते हैं, एंड हमारे फेडरल स्ट्रक्चर को स्मूथ तरीके से रन करवा सकते हैं। तभी जा करके क्या होगा, तभी जा करके जो हमारे स्टेट है एज वेल एज सेंटर है, वो एक टीम इंडिया के तौर पर काम करेगी, ठीक है। कैसे काम करेगी, टीम इंडिया के तौर पर काम करेगी, क्योंकि चाहे सेंटर हो चाहे स्टेट हो, काम किसके लिए करना है, भारत के लिए करना है। सेंटर को रियलाइज करना पड़ेगा कि भारत का डेवलपमेंट का मतलब क्या है, जब भारत का हर राज्य डेवलप करेगा तभी तो भारत डेवलप करेगा ना, समझ रहे हो, भारत का हर राज्य डेवलप करेगा तभी तो भारत डेवलप करेगा। तो ये चीज़ सेंटर को रियलाइज करनी होगी कि अगर अननेसेसरी इंटरफेयर करोगे तो क्या होगा, स्टेट के डेवलपमेंट में सीधा सीधा आप अफेक्ट कर रहे हो, है ना, स्टेट के वेलफेयर में आप अफेक्ट कर रहे हो अगर, तो फिर ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर हमें भारत को ग्रो करना है, भारत को ग्रो करवाना है, डेवलप्ड पावर बनवाना है, अगर डेवलप्ड पावर अगर हमें बनना है, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें सेंटर एंड स्टेट दोनों के बीच में कोऑपरेशन चाहिए होगा। स्टेट्स को भी कोऑपरेट करना होगा, सेंटर को भी आगे आना होगा। एक तरीके से अगर सेंटर के पास ज़्यादा पावर है ना, तो सेंटर के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। और अपनी पावर को बहुत केयरफुली, बहुत कॉशियसली यूज़ करें, मिसयूज़ नहीं करनी चाहिए पावर को, ठीक है। तब जा करके क्या होगा, तब जा करके एट द एंड जो हमारी टीम इंडिया का जो आइडिया है कि सेंटर एंड स्टेट सारे के सारे लोग एक साथ आकर के क्या कर रहे हैं, भारत के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, एंड इंडिया को एक तरीके से प्रोग्रेस के पाथ पर आगे लेकर जा रहे हैं मिलकर एक साथ, ठीक है। तब जा करके क्या होगा, तब जा करके हमारा भारत और ज़्यादा क्या होगा, मजबूत होगा और ज़्यादा शक्तिशाली होगा, एंड एक डेवलप्ड इकोनॉमी होगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसी नोट के साथ ये एक पूरा टॉपिक यहाँ पर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से आई होप चीज़ें समझ में आ गई होगी, ठीक है। समझ में आ गई तो कमेंट कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।